नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ देख रहे थे। प्रस्तावना के बहुत सारे आधार स्तंभ हैं, पर उनमें से हम लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोकतंत्र के बारे में देख रहे थे। वहाँ हमने देखा था कि पहले कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र यानी जनता द्वारा और जनता के लिए जो चलने वाला शासन है उसको लोकतंत्र कहते हैं। और भारत को लोकतंत्रात्मक राष्ट्र भी कहते हैं। अभी भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, तो क्यों उसको गणतंत्रात्मक देश कहा गया है? क्योंकि यहाँ कोई भी नागरिक जो संविधान में निर्धारित योग्यता को पूरा करता है वह व्यक्ति सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होता है। यानी भारत का कोई भी नागरिक है तो संविधान ने कोई भी चुनाव जीतना है तो उसके लिए योग्यताएं दी है। मानो कि हर एक राज्य में विधानसभा है और विधानसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए योग्यताएं है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए, वो दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए और कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं होनी चाहिए। तो ये सब अगर उसके अंदर योग्यताएं हैं तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। बाद में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार यानी जो आम जनता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति उसको मत देते और जब ज़्यादा मत मिलती है तो वो उसकी पसंदगी होती है और वो हमारे लिए ही वो शासन करता है। तो वह व्यक्ति किसी भी वंश परंपरागत विरासत के अंतर्गत इस पद को प्राप्त नहीं करता है। आप सभी चुनाव लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो या महानगर पालिका का हो, बाद में विधानसभा का चुनाव हो और उसमें मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो, और केंद्र सरकार का चुनाव हो उसमें लोकसभा का चुनाव हो या प्रधानमंत्री हो, तो वो कोई उसका जो पद है वो कोई विरासत में नहीं मिलता है, वंश परंपरागत नहीं है। वो 5 साल के लिए ही वो अपने पद पर वो जो अपना है वो बैठते हैं और हमारे लिए वो शासन करते हैं। तो वो 5 साल तक ही रहते हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किए जाने के कारण उसे जवाबदार सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। संसदीय सरकार भारत में आपको कई क्वेश्चन आए कि किस प्रकार की सरकार है, तो संसदीय, जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय सरकार है। अमेरिका भी लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है और भारत भी लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, लेकिन भारत में संसदीय पद्धति की सरकार है, यानी हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय सरकार है। ये टॉपिक भी आगे आएगा तो मैं आपको डीप में समझाऊंगी। तो एक प्रश्न उनमें से ये भी आ सकता है कि भारत को गणतंत्रात्मक देश क्यों कहा गया है, अथवा कारण है कि भारत गणतंत्रात्मक राष्ट्र है, कारण दीजिए। तो उसी में आपको यही बताना है कि भारत के संविधान ने जो योग्यताएं निर्धारित की है वो भारत का नागरिक में वो योग्यताएं है, तो सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के द्वारा वो निर्वाचित होता है, यानी उसकी पसंदगी होती है और उसका जो पसंदगी होती है वो उसको वंश में या विरासत में नहीं मिलती है, वो लोग पसंद करते हैं और वो 5 साल के लिए ही कार्य करता है। इसीलिए लोग ही चुनकर, जो हमारे पर शासन करने वाले नेता हैं उनको लोग ही चुनकर भेजते हैं और वो हमारे लिए वो शासन करते हैं। इसीलिए भारत को गणतंत्रात्मक राष्ट्र कहा गया है। तो भारत की लोकतंत्रात्मक सरकार स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार को स्वीकार करे तथा इन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयत्नशील रहे, तो ऐसी स्पष्टता भी संविधान में की गई है। तो भारत जो लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है तो उसको भी स्वतंत्रता, यानी सभी लोगों को स्वतंत्रता देनी है, किसी को गुलाम नहीं बनाना है। समानता, समाज का कोई भी व्यक्ति हो सबके साथ समानता रखनी, भेदभाव नहीं करना है। तथा बंधुत्व, सबके साथ भाईचारे की भावना, ये सारे विचार को स्वीकार करना है और ये भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय जो सरकार है उनको प्रयत्न भी करना है। उसकी स्पष्टता हमारे संविधान की प्रस्तावना में
और संविधान के निर्माताओं ने भारत की जनता को सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर एक साहसपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि लोगों को पसंदगी का मौका दिया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले कि जो हमें समानता का, शिक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रता वगैरह का जो अधिकार दिए। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है जो भी सरकार को कानून बनाने में काम आते हैं। संसद यानी हमारी लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा जो हर एक राज्य में होती है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका यानी तालुका में तहसील अदालत होती है, जिला में जिला अदालत, राज्य में उच्च न्यायालय और पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय तथा चुनाव आयोग। अभी हमने देखा कि स्थानीय स्तर से लेकर केंद्र तक, केंद्र सरकार, हम देखें स्थानीय स्तर और राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये सबका चुनाव की जो कामगिरी है वो चुनाव आयोग करता है। तो ये चुनाव आयोग की रचना और उसके कार्य आदि उपबंध भारत को लोकतंत्रात्मक देश के रूप में घोषित करते हैं। तो ये सारे जो हमें अधिकार मिले हैं, हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत है, संसद, विधानसभा, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष हमारी जो न्यायपालिका, न्यायतंत्र है, बाद में चुनाव आयोग की रचना और उसके जो कार्य है वो बताते हैं कि भारत एक लोकशाही राष्ट्र है, लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, वो ये सारी चीज़ें बताते हैं। अभी सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार बोला था कि प्रश्न परीक्षा में आए, ऐसा है, वो मैंने आपको बताया भी था कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार किसे कहते। तो किसी भी जाति, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, ऊंची जाति या नीची, कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, शिक्षा यानी आय यानी वो गरीब हो या अमीर हो, और जन्म स्थान यानी वो गांव में जन्मा हो या शहरों में जन्म, वो किसी के भेदभाव के बिना जाति, धर्म, भाषा, लिंग, शिक्षा, आय अथवा जन्म स्थान के भेदभाव के बिना 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय उसे मत देने का अधिकार है, उसको कहते हैं सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। IMP प्रश्न याद रखना। कई बच्चे को तो 9वीं में गाने तो ये भी नहीं पता कितने साल के बाद व्यक्ति मतदान कर सकता है। तो 18 साल या उससे अधिक उम्र वाली व्यक्ति मतदान कर सकती है, लेकिन उसका नाम मतदान सूची में होना जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर प्रस्तावना का मुख्य आधार स्तंभ लोकतंत्र के बारे में हमने देखा। अभी हम देखेंगे समाजवाद। दूसरा आधार स्तंभ जो प्रस्तावना का है वो है समाजवाद। तो भारत में 1976 में जो आपातकालीन शासन के दौरान जो 42वां जो सुधार हुआ था उसमें समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। जो हमने प्रस्तावना का जो पेज दिया था उसमें भी वो गाढ़े अक्षर में देखा है। तो भारतीय संविधान में की गई अधिकांश व्यवस्थाओं का मूलभूत उद्देश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक क्रांति द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक समानता के आधार पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। कि भारतीय संविधान में जो सुधार किए गए हैं वो क्यों किया गया, तो वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक क्रांति यानी कई बार देखो कई लोगों के साथ होता अन्याय होता है तो समाज के कई जाति वर्ग के लोग विद्रोह करते हैं, आंदोलन करते हैं, उपवास पर बैठते, तो वो क्या कर उसको बोलते क्रांति बोलेंगे। तो उसके कई किसी भी जाति के लोगों के साथ अन्याय न हो और सबको आर्थिक समानता यानी धंधा व्यवसाय में भी किसी के साथ भेदभाव न हो। तो अगर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी भी धर्म जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो भारत एक लोक कल्याणकारी यानी सभी लोगों का कल्याण होगा, तो वो लोक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। ये नए जो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया उसका वो उद्देश्य था। अभी हम देखें कि संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय समानता प्राप्त हो। प्रस्तावना में बताया गया कि नागरिकों को सामाजिक यानी समाज का किसी भी ऊंची या निचली जाति का व्यक्ति हो उसके साथ अन्याय न हो, सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभ सबको मिले। बाद में राजनीतिक को अगर व्यक्ति कोई भी वो धर्म जाति का हो उसमें योग्यता है तो वो चुनाव लड़ सकता है, तो वो राजनीतिक है। आर्थिक न्याय यानी एक समान काम है तो उसका वेतन भी एक समान मिले, ऐसी भी समानता मिले,
ऐसी विचारधारा को स्वीकार करने वाली समाज रचना का उद्देश्य राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया है। तो ये सारे विचार हमने जो देखा ना कि सामाजिक यानी सभी लोगों का मतलब ध्यान रखा जाए, किसी के साथ अन्याय न हो, भेदभाव न हो, राजनीतिक अन्याय न हो, आर्थिक अन्याय न हो। तो ऐसी विचारधारा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में उसका समावेश किया गया है। अभी हम देखेंगे समाजवादी समाज रचना में राष्ट्रीय संपत्तियों का न्यायपूर्ण विभाजन। अगर समाजवादी समाज रचना करनी है पूरे देश में, तो समाजवादी समाज रचना हम किसे कहेंगे वो यहाँ पर बताया है। तो जो राष्ट्रीय संपत्ति यानी सरकार की जो संपत्ति है, सरकार की तरफ से जो बनाई जाती योजनाएं हैं, उसका जो लाभ है वो लोगों को बराबर मिले, न्यायपूर्ण विभाजन। यानी कई बार हम देखते हैं कि जिसको ज़रूरत नहीं होती है वो लोग ही उसका लाभ उठाते हैं, और जिसको सही में गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को ज़रूरत होती है उनको वो लाभ नहीं मिल पाते। ऐसा नहीं होना है। समाजवादी समाज यानी जिसको राष्ट्रीय संपत्ति यानी सरकार की तरफ से जो सरकारी संपत्तियाँ हैं, जैसे कि सरकारी संपत्तियाँ तो हम रेलवे का उपयोग करते हैं तो वो सभी लोग कर पाए, उसी में किसी के साथ भेदभाव न हो। तो उसी तरह उसका न्यायपूर्ण विभाजन होना चाहिए। बाद में उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर राज्य का स्वामित्व हो। उत्पादन यानी उद्योग कारखाने में जो उत्पादन होता है और उसका वितरण व्यवस्था, बाद में जो उत्पादन हुआ उसका बंटवारा लोगों में बांटना है, तो कितने लोगों को कितना देना है, तो वो भी मालिकी जो है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, राज्य के हाथ में होनी चाहिए। और राज्य के विविध क्षेत्रों तथा व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बीच आय की असमानता को कम करने का प्रयत्न करना। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में काम करता है, वो कोई कंपनी में काम करता है, कारखाने में काम करता है, या कोई स्कूल में, बीमा कंपनी में, या कोई भी व्यवसाय करता हो, कोई मानो कि फर्नीचर का बनाने का, कोई पगार खेरी बनाने का काम करता है, तो उनके बाद बीच आय की असमानता कम करना है। यानी हम देखते हैं कि कई बार जो अमीर वर्ग है वो अमीर ही बनता है और जो गरीब वर्ग है वो गरीब बनता जाता है। वो है आय की असमानता। आय की असमानता को दूर करना है तो जो वो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनकी आवक को भी थोड़ी बढ़ाना है, तभी आय की असमानता कम होगी। नहीं तो हम देखते हैं कि गरीब पैसे वाले लोग बहुत सारे पैसे वाले, गरीब लोगों के पास कुछ नहीं है। तो ऐसा करना है तो पैसे वालों की आवक कम करना है और गरीब की आवक बढ़ाकर आय की समानता ला सकते हैं। किसी भी व्यक्ति तथा समूह के हाथ संपत्तियों का केंद्रीकरण न होना। यानी देश में कई उद्योग धंधे ऐसे होते कि कोई एक व्यक्ति के हाथ में होते, तो क्या होता है वो व्यक्ति उसका मालिक होता है और दूसरा कोई ऐसी चीज़ वस्तु नहीं बनाता है, तो वो अपनी मनमानी करता है और बहुत ऊंचे भाव लगाता है। इसलिए किसी भी संपत्ति का केंद्रीकरण कोई एक व्यक्ति के हाथ में न हो, वो भी सरकार को देखना है। समाज में सभी लोगों का स्वस्थ और गौरवपूर्ण विकास के लिए अवसर तथा सुविधाएं प्राप्त हो। सभी व्यक्ति अपने से जो बनता है वो काम करे, वो भी उनको स्वस्थ जीवन मिले, ऐसे मौके प्रजा को देने हैं, जिससे सामाजिक कल्याण सिद्ध किया जा सकता है। सामाजिक कल्याण यानी समाज के पिछड़े हुए वर्ग से लेकर सभी वर्ग जाति के लोगों का कल्याण हो सकता है। और अमीर और गरीब के भेद को दूर करना है। हम समाज में देखते हैं कि जो अमीर वर्ग है उनके लाख करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जबकि देखो कि गरीब लोगों के पास मध्यम न अपने रहने के लिए खुद का मकान है। तो ये भेदभाव को समाप्त करना है और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा लाना है। जीवन स्तर ऊंचा लाना है यानी लोगों को जो प्राथमिक ज़रूरियातें हैं, वो रोटी कपड़ा मकान के अलावा शिक्षा है, बिजली की सुविधा है, अस्पताल की सुविधा है, वाहन व्यवहार की सुविधा है, वो भी सबको मिले। और उनमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का भी भारतीय संविधान में समावेश किया गया है, जिसका कारण भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। ये भी याद रखना, हमारा संविधान एक सामाजिक दस्तावेज यानी समाज के सभी जाति के लोगों का, सभी कौमों के लोगों का विकास हो, इस तरह का है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बने, अमीर वर्ग ज़्यादा अमीर न बने
और गरीब और मध्यम वर्ग भी आगे आए, उसके लिए किसी के साथ भेदभाव न हो, अन्याय न हो। उसी प्रकार सरकार की संपत्तियों का, सरकार की योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिले, इस तरह का संविधान की प्रस्तावना में उसका उल्लेख किया गया है। बस आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। MCQ जितने बने वो आपको बनाकर हर एक वीडियो में से लिखना है।